ओके, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बेसिकली एलपीपी ये जो बिजनेस लाइफ के और पर्सनल लाइफ के जो ऐसे प्रॉब्लम्स है जो मल्टीपल कंस्ट्रेंट से भरे हुए, ठीक है, और उसका सीधा सीधा आंसर नहीं आ पा रहा, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स आंसर्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पे एलपीपी का यूज कर। लेकिन इस पे कंडीशन है कि जो दोनों के लाइफ के प्रॉब्लम रहने चाहिए वो लीनियर रहने चाहिए। लीनियर बोला तो एक ही लाइन का प्रॉब्लम रहना चाहिए, यानी कि उस पर भी अगर अप एंड डाउन है तो फिर एलपीपी भी काम नहीं करेगा। यानी कि ऑब्वियसली ये भगवान को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ऐसे चीजों को रिप्लेस कर रहा है जिसका सीधा सीधा सॉल्यूशन आ सकता है। लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एक सिंगल प्रॉब्लम रहेगा तो एलपीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपन खुद भी कर लेंगे। जहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है वहां पे अपन एलपीपी के पास जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर सपोज अपन लेते हैं लेबर, ठीक है, तो लेबर वो अपना वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर अपन बोले कि एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, ठीक है, और सपोज इससे दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए को लगता है 2 आवर्स, प्रोडक्ट बी को लगता है सपोज 1 आवर एक यूनिट बनाने के लिए। तो ये जो 2 आवर और 1 आवर है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट यानी कि तुम लोग 1 लाख यूनिट बनाओ या 10 लाख यूनिट बनाओ, ए को 2 आवर्स ही लगेगा, बी को 1 आवर ही लगेगा। लेकिन अगर तुम लोग उसको बोलोगे कि पहले 100 यूनिट के लिए 2 आवर्स लगेगा और उसके बाद में वो 2 का हो जाएगा सपोज 1.8 आवर्स, तो उसका आंसर इसके पास नहीं है, वो नॉन लीनियर हो गए। यानी कि जो 2 आवर्स है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है। 2 आवर्स 100 यूनिट तक जाएगा, बाद में वो सडनली कम हो गया, बाद में 1.8 आवर्स है, वापस वो कम हो गया या बढ़ गया, तो लीनियर नहीं है। लीनियर का भी मीनिंग समझ में आ रहा है, यानी कि जो उसके वेरिएबल्स है उसका जो कोएफिशिएंट रहता है, यानी कि 2 आवर्स 1 आवर या फिर एक यूनिट को 5 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, तो 5 किलोग्राम थ्रू आउट 5 किलोग्राम ही रहना चाहिए। अगर वो अप डाउन हो रहा है कि इतने यूनिट के बाद में क्वांटिटी कम लगेगा, क्वांटिटी ज्यादा लगेगा, तो उसका आंसर एलपीपी के पास भी नहीं। ठीक है, तो एक चैप्टर है अपना जो अपना सीखना बाकी है, लर्निंग कर्व। ठीक है, तो लर्निंग कर्व में क्या होता है कि जब भी अपन एक का एक रिपीटेटिव काम बार बार करते हैं ना, तो अपना टाइम कम लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो तुम लोग को 29 का टेबल बोल, ठीक है, तो पहली बार में 29 का टेबल तुम लोग को पूरा मल्टीप्लाई कर करके आंसर देना पड़ेगा, या तो किसी को नहीं रहेगा। दूसरी बार में वापस मल्टीप्लाई वगैरह करना ही पड़ेगा उतना कुछ। मैं वो बोलते ना कि ऐसा कार्बन पेपर मेमोरी नहीं है अपना कि एक बार अपन बोले तो दूसरी बार में ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में और कम टाइम लगेगा। एक 7-8 बार बोला ना, बाद में नंबर्स बाहर हो जाएंगे, बाद में तो लोग फास्ट फास्ट बोलना स्टार्ट करोगे। यानी कि यहाँ पे एक का एक काम बार बार कर रहे हो तो उसका टाइम कम होते जा रहा है, तो वो लर्निंग कर्व का इफेक्ट है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व वगैरह जैसा सिचुएशन रहेगा ना तो एलपीपी काम नहीं करेगा क्योंकि उसका लीनियर नहीं है। हर बार टेबल बोलने के लिए सपोज 2 मिनट, तो 2 मिनट ही नहीं लग रहा है। पहली बार में 2 मिनट लगा, बाद में सपोज 1 मिनट 40 सेकंड लगा, 1 मिनट 20 सेकंड लगा, तो टाइम कम होते जा रहा है, तो उसका आंसर लीनियर नहीं है। तो जहां पे लीनियर आंसर रहेगा ना वहां पे ही एलपीपी काम करेगा, बाकी ये काम नहीं करेगा। आया समझ में? अब हम लोग यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, अपने को ये चैप्टर क्यों दिया हुआ है। तो अपने को मार्जिनल कॉस्टिंग में चैप्टर था की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। तो वहां पे क्या था कि अपना रॉ मटेरियल कम है या फिर लेबर्स कम है या तो मशीन आस कम, और हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे, तो अपना लाइफ पे प्रॉब्लम ही आया था कि अपन जैसे फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल कम है तो वो रॉ मटेरियल से बना रहे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी, तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाए कौन सा बाद में बनाए कितने क्वांटिटी में बनाए, ये अपने लाइफ का प्रॉब्लम है। तो हमने की फैक्टर का चैप्टर का सहारा लिया, उसने हम लोग को आंसर दिया, वही सब हमने कॉम्बिनेशन बनाया और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम लोग इमेजिन करो तो बिजनेस के सामने सिर्फ मटेरियल का शॉर्टेज रहेगा ऐसा नहीं है। मटेरियल का भी शॉर्टेज रहेगा, लेबर का भी शॉर्टेज रहेगा, मशीन का भी शॉर्टेज रहेगा, ठीक है, सप्लाई चेन का भी प्रॉब्लम रहेगा। सप्लाई चेन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसका भी प्रॉब्लम रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं। अब उसमें अगर तुम लोग की फैक्टर चैप्टर के पास जाओगे और बोलोगे इसका आंसर बता, तो बोलेगा क्या की फैक्टर है ये बताओ। हम बोलेंगे सब कुछ है, बोले तो मेरे पास आंसर नहीं। की फैक्टर चैप्टर के पास एक ही की फैक्टर लेके तुम लोग जा सकते, एक से ज्यादा की फैक्टर रहेगा तो उसमें आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, जरा इमेजिन करते हैं। अपना पहला स्टेप है रैंकिंग,
तो जैसे अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर रहेगा तो अपना आता है कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। अब इस पे रैंकिंग, अगर की फैक्टर मटेरियल है तो हमने रैंकिंग दे दिया, लेकिन मटेरियल भी है, लेबर भी है, मशीन भी है, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तीन निकालना पड़ेगा। और अगर बाय चांस तीनों में सेम रैंकिंग आया तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन एक बोल रहा है, मटेरियल बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए फर्स्ट रैंक है, लेबर बोल रहा है कि प्रोडक्ट बी फर्स्ट रैंक है, और मशीन बोल रहा है कि प्रोडक्ट सी फर्स्ट रैंक है, तो उस पर किसको अपन फर्स्ट रैंक गिरे, क्योंकि तीनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे चीजों का आंसर की फैक्टर के पास नहीं। तो अपन कॉस्टिंग के एक और चैप्टर के पास जाते हैं जो है थ्रूपुट कॉस्टिंग। थ्रूपुट, थ्रूपुट में अगर तुमको को याद रहेगा तो एक हमने कंसेप्ट कवर किया था, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट, टीओसी करके, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या था कि लाइफ में अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जैसे मटेरियल लेबर ओवरहेड, सॉरी मटेरियल लेबर एंड सपोज मशीन, तीनों का, तो हम लोग थ्रूपुट के पास गए, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है आप मुझे डेटा बताओ, वो मोस्ट डोमिनेटिंग की फैक्टर कौन सा है, वो ट्राई करता है फाइंड करे। यानी कि अगर सपोज मटेरियल भी कम है तो मटेरियल को यूज करके मैक्सिमम कितना यूनिट बन सकता है, तो सपोज मैक्सिमम बन सकता है 100 यूनिट। लेबर को यूज करके मैक्सिमम कितना बनेगा, तो सपोज आ रहा है 95 यूनिट। और मशीन को यूज करके कितना बनेगा, तो सपोज आ रहा है 120 यूनिट। तो तीनों में सबसे कम कौन है, तो लेबर है, 95 बन रहा है। तो उसी को ही की फैक्टर गिनो, बाकी तो की फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि मटेरियल लेके आए, मशीन लेके आए, तो भी जब तक लेबर नहीं रहेगा तो ना प्रोडक्ट बना नहीं पाओ। दोनों थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, लेकिन थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट में भी प्रॉब्लम है। अगर प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए अगर हमने थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई किया और ए के लिए लेबर डोमिनेटिंग आया, बी के लिए मटेरियल आया और सी के लिए मशीन आया, तो वो भी बोलेगा भी मेरे पास भी आंसर नहीं। ठीक है, अगर तीनों प्रोडक्ट के लिए सेम डोमिनेटिंग की फैक्टर है, लेबर ही है तीनों के लिए, तो अपना लाइफ सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो भी अपने को मना कर देगा, बोलेगा मेरे पास भी आंसर नहीं, आप आगे जाओ। तो अभी लास्ट कहाँ पे जा सकते हैं, तो पहले अपन गए की फैक्टर के पास, उसने अपने को भेज दिया, भगा दिया। तो अपन गए थ्रू थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट के पास, उसने भी भगा दिया। तो लास्ट अभी आंसर है एलपीपी। अपन एलपीपी के पास आएंगे, उसको पूछेंगे कि अभी तू बता आंसर क्या है। अगर एलपीपी बता पाया तो ठीक है, वरना भगवान का हाथ जोड़ने का और बैठ जाने का कि अभी आप ही कुछ सहारा हो, आप कुछ करो, वरना हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं। तो ये लास्ट है, इसके आगे और कोई चैप्टर नहीं है जो ऐसे प्रॉब्लम्स का आंसर दे पाए। ठीक है, तब एलपीपी के पास जब भी जाते हैं अपन, तो वो अपने को पहला अपना प्रॉब्लम पूछता है कि तुम्हारे लाइफ का प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो अपन उसको पूरा प्रॉब्लम बताते हैं। वो सबसे पहले प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करता है, जिसे बोलते हैं फॉर्मुलेशन। तो ये इक्वेशंस बताता है, बनाता है। ठीक है, वो अपने को बोलता है कि चलो बताओ प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए, लेबर कितना चाहिए, मशीन कितना चाहिए। तो हमने बोला कि इतना इतना हम लोग को चाहिए, तो वो एक इक्वेशन बनाएगा। फॉर्मुलेशन, आज अपना पहला पार्ट फॉर्मुलेशन रहेगा। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फॉर्मुलेशन के ऊपर एग्जाम में आता है, आगे उसका आंसर नहीं फाइंड करना है, सिर्फ अपने को इक्वेशन बना के सबको छोड़ देना है। यानी कि अगर तुम बोले कि सर आपने कहा बताया इस पे ए कितना बना है, बी कितना बना है, सी कितना बना है, तो ये चैप्टर में अपने को एबीसी का आंसर मिलेगा ही नहीं। ये सिर्फ इक्वेशन बनाने का पहला जो पार्ट है उसी को फोकस कर, तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलता। अब फॉर्मुलेशन हो जाने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है, अपन जाएंगे सेकंड स्टेप में, और सेकंड स्टेप में अपने पास दो वेज, या तो अपन जाएंगे ग्राफिकल मेथड, या तो अपन जाएंगे सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो दो मेथड्स है ये इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने, और ये अपने को बताएंगे ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, सी का आंसर क्या है। तो ये अपने को ग्राफिकल मेथड से ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि ग्राफ पेपर वगैरह यूज करना पड़ेगा। और दूसरा है सिंप्लेक्स, नाम है सिंप्लेक्स लेकिन है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड, ये दूसरा मेथड है। दोनों में आंसर सेम ही आता है, लेकिन एक में ग्राफ यूज करते हैं और एक में टेबुलर फॉर्म से अपन आंसर निकालने को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड अपने को अप्लाई करना है, तभी जाके अपने को अपना प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। अगर ये लोग ने आंसर देने को मना कर दिया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि जिसका आंसर नहीं रहता। अब मैं अगर बोलूंगा कि सर मुझे नींद चाहिए, सोना है, बोलेगा सो जा, बोलेगा नहीं मुझे बहुत काम भी है, बोलेगा तो मेरे पास आंसर नहीं, तुझे सोना भी और काम भी करना है, तो दोनों एक साथ कैसे होगा।
ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम बताओ कि जो सॉल्यूशन आ पाए। ठीक है, तो तुमने बोला कि सर मुझे 2 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। देखा ठीक है, 2 घंटा सोना है, काम कितना करना है, बोले 5 घंटे तो मिनिमम काम है। तो फिर वो कुछ कॉम्बिनेशन करके आंसर निकालने को ट्राई करेगा। लेकिन अगर एक ये तरफ जा रहा है और एक ये तरफ जा रहा है, तो दोनों को एक जगह पे लाएगा कैसे, मिक्स कैसे करेगा? तो दोनों को अगर ये भी आंसर नहीं दे पाए, तो बस जैसे मैंने बताया कि भगवान भरोसे आगे चलो। ठीक है, तो पहला अपन जो पार्ट स्टार्ट करें वो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करें। अब फॉर्मुलेशन में अपने को पूरा सिचुएशन सबने दिया रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हो रहा है, और बाद में अपन उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कवर करेंगे। अब इससे प्रॉब्लम कौन कौन से टाइप के रहेंगे थोड़ा सा वो भी देखते हैं। तो प्रॉब्लम में एक बिजनेस रिलेटेड अपना जो प्रॉब्लम है, जैसे की फैक्टर का प्रॉब्लम कि मटेरियल, लेबर, मशीन वगैरह सब शॉर्टेज है, और उसमें अपने को मल्टीपल प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। कौन से कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा ये बताओ। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम होगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन रिलेशन टू बिजनेस एप्लीकेशन। दूसरा अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आएगा, जैसे अगर सपोज किसी को न्यूट्रिशन वैल्यूज एब्जॉर्ब करना है कि डेली मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इतना इतना प्रोटीन बॉडी में जाना ही चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट जाना ही चाहिए, इतना विटामिन जाना ही चाहिए, तो मैं क्या प्रोडक्ट खाऊं तो मुझे ये क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो लंच में क्या खाओ, डिनर में क्या खाओ, तो वो उसके लिए अपन यहाँ पे एलपीपी का सहारा लेते हैं। वो अपने को बताता है कि ये फूड दोपहर को खा, ये इवनिंग में खा वगैरह। तो वो दूसरा एप्लीकेशन एरिया है कि जहाँ पे एलपीपी यूज होता है। तीसरा एप्लीकेशन एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, मुझे मिनिमम इतना डिविडेंड का इनकम मिलना चाहिए, इतना शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, ग्रोथ, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कौन से कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूँ? ठीक है, तो वहां पे एलपीपी अपन यूज करेंगे। एग्रीकल्चर में अपन एलपीपी यूज करेंगे कि फार्मर बोल रहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल ये सीजन में 5 लाख रुपया तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है, अब इस पे ये वाले प्रोडक्ट में इतना कंट्रीब्यूशन है, ये वाले प्रोडक्ट में इतना लेबर चाहिए वगैरह, तो वो सब प्रॉब्लम अपना बताएगा, उससे अपन आंसर निकालने को ट्राई करेंगे। ये फोर्थ एरिया। जैसे मल्टीपल एरियाज में अपन एलपीपी का यूज करते हैं। ठीक है, अब एलपीपी का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, तो फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स डिसाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल्स यानी कि जैसे मटेरियल, लेबर और मशीन, ये अपना वेरिएबल नहीं है। अपना वेरिएबल क्या है, जो प्रोडक्ट अपन बना के उसको सेल करने वाले, वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी, वो अपना वेरिएबल्स, कि कितना यूनिट ए का बना है, कितना यूनिट बी का बना है, कितना यूनिट सी का बना है। ठीक है, यानी कि जो भी एलिमेंट कुछ कॉस्ट इंकर कर रहा है या कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो अपना वेरिएबल बनेगा। यानी कि फिनिश गुड्स ए, फिनिश गुड्स बी, फिनिश गुड्स सी, वो अपना वेरिएबल है, उसका क्वांटिटी कितना रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को जनरली, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए के लिए हमने x1 एज्यूम किया, प्रोडक्ट बी के लिए x2 एज्यूम किया, प्रोडक्ट सी के लिए x3 एज्यूम किया। तो ये अपने वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे जनरली एक्स वाई जेड ऐसे लेटर्स यूज नहीं करना है, x1 x2 x3 वगैरह यूज करना है। अगर 3 से ज्यादा है तो x4 x5 x6 जितने वेरिएबल्स है हर एक को एक एक नंबर देते जाओ। ठीक है, तो अपने को वेरिएबल पहले एज्यूम करना है हर समय। दूसरा आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो टाइप का रहेगा, या तो ये मीन जेड का रहेगा या तो मैक्स जेड का रहेगा। नाम से थोड़ा सा दोनों का आइडिया आता रहेगा। मीन जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, और मैक्स जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन। तो अगर तुम लोग को ये तीन से रिलेटेड कॉस्ट दिया, ठीक है, टाइम दिया, डिस्टेंस दिया, ऑपरेटिंग टाइम दिया, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम दिया, तो ये सबका ऑब्जेक्टिव रहेगा मिनिमाइज कर। लेकिन अगर तीन से रिलेटेड तुम लोग को सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देखोगे कैसे है, तो तुम लोग लिखोगे एक एग्जांपल के फॉर्म में कि मैक्स जेड, सपोज ये तीनों का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका प्रॉफिट है 5 रुपीज पर रीड, इसका 3 रुपीज, इसका 2 रुपीज पर रीड। तो तुम लोग देखोगे मैक्स जेड इक्वल टू, तुम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम लोग को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो x1 यूनिट ए का बनाने वाले हो, और एक यूनिट में 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो तुम लोग को टोटल प्रॉफिट 5x1 होगा। x2 से कितना होगा,
3x2 और x3 से कितना होगा 2x3। ये दोनों का टोटल प्रॉफिट आएगा और ये टोटल प्रॉफिट को दोनों को मैक्सिमाइज करना है। अगर यही कॉस्ट दिया रहेगा, प्रॉफिट के जगह पे कॉस्ट है, तो ये पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा मीन जेड। ठीक है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, प्रॉफिट कितना चाहिए वो अमाउंट बताओ। ठीक है, तो मोर देन लेस देन का यहाँ पे साइन नहीं डाला जाता ऑब्जेक्टिव में। ऐसे नहीं बोलने का कि मुझे 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मोर देन या लेस देन का साइन यहाँ पे नहीं आता। प्रॉफिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब दूसरा तुम लोग को बताना है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बोलो या लिमिटेशंस बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। तो कंस्ट्रेंट्स यानी कि तुम लोग को ये प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? तो वो प्रॉब्लम मटेरियल का रह सकता है, लेबर का रह सकता है, मशीन का रह सकता है। तो वो एक एक करके प्रॉब्लम बताना स्टार्ट कर। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल फॉर्म करता हूँ और वो एग्जांपल को आप इक्वेशन में कवर करता हूँ, तो अपना वो भी पार्ट कवर होते जाए। ठीक है, तो सपोज तुम लोग को दिया है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी के लिए प्रॉफिट पर यूनिट, जो यहाँ पे मैंने लिखा 532। सपोज रॉ मटेरियल ए, एक रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए चाहिए सपोज 3 किलोग्राम, बी बनाने के लिए चाहिए 2 और सी बनाने के लिए चाहिए सपोज 1। और ये जो टोटल मटेरियल अपने पास अवेलेबल है वो 5000 किलोग्राम सी है, उससे ज्यादा नहीं है अपने पास। तो 5000 किलोग्राम में जितना तुम बना सकते हो वो बना, ये पहला प्रॉब्लम। तो तुम लोग लिखोगे रॉ मटेरियल ए, ठीक है, क्या क्वांटिटीज यूज करना है 3x1, x1 क्यों, एक यूनिट को 3 चाहिए, अपन कितना यूनिट बनाने वाले हैं, x1 यूनिट बनाने वाले हैं, तो x1 इंटू 3 इतना मटेरियल ए बनाने में यूज होगा। बी बनाने के लिए कितना यूज होगा 2x2 और सी बनाने के लिए कितना 1x3। ठीक है, और ये जो टोटल मटेरियल अपन यूज करेंगे तीनों का मिला के वो 5000 ही है। तो अभी सोच के बताओ लेस देन का साइन डालो या मोर देन का साइन। ये मटेरियल यूज्ड है, मटेरियल यूज्ड शुड बी इक्वल टू, बोला तो दोनों एग्जैक्टली 5000 यूज करोगे, 5000 से कम भी नहीं, 5000 से ज्यादा भी, लेस देन और इक्वल टू 5000। ठीक है, अगर इक्वल टू बोला तो एग्जैक्टली 5000 यूज करना है। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पे अपना अंदाजा नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स को प्रॉपर बताना पड़ता है। तो अगर उसको बोला कि इक्वल टू 5000 वाला आंसर निकाल, तो कुछ भी करके कॉम्बिनेशन ऐसा बताएगा जहां पे एग्जैक्टली 5000 यूज हो, 1 kg भी कम नहीं। लेकिन अगर सपोज जैसे मैंने बताया कि मटेरियल में 100 यूनिट बन रहा है, लेबर में 95 बन रहा है एंड मशीन में 120 बन रहा है, तो तीनों में सबसे कम लेबर के हिसाब से बनेगा। अगर लेबर के हिसाब से 95 बनाया तो मटेरियल 5 यूनिट का एक्सेस में रहेगा, उतना यूज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से 100 यूनिट बन सकता है लेकिन लेबर के हिसाब से क्वांटिटी कम बन रहा है, तो अपना पूरा मटेरियल यूज नहीं हो पाएगा, कुछ मटेरियल बचेगा। इसके लिए अपने को साइन डालना है लेस देन, या तो 5000 यूज कर या तो उससे कम यूज कर, उससे ज्यादा अपने पास मटेरियल नहीं। आया समझ में? वैसे सपोज रॉ मटेरियल बी है, ए बनाने के लिए 10 किलोग्राम चाहिए और सी बनाने के लिए 5 किलोग्राम चाहिए। बी के लिए वो लगता ही नहीं, ठीक है, बी के लिए वो यूज ही नहीं होता, और टोटल मटेरियल अपने पास 3000 किलोग्राम अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या बनेगा 10x1 5x3, सी वाले का क्वांटिटी x3 है, ठीक है, तो 5x3। अब लेस देन साइड डालो या मोर देन डालो, लेस देन इक्वल टू 3000। आ समझ में? वैसे सपोज रॉ मटेरियल सी है, ठीक है, या फिर ठीक है, रॉ मटेरियल सी है, सपोज वो दोनों को सिर्फ बी बनाने के लिए लगता है 1 kg और अपने पास 1000 kg ही अवेलेबल है। तो बताओ अभी क्या करें रॉ मटेरियल सी के लिए 1x2 लेस देन इक्वल टू 1000। आया समझ में? अब ये होगा रिगार्डिंग मटेरियल।
अब वैसे ही सपोज स्किल्ड लेबर, ठीक है, स्किल्ड लेबर चाहिए, यहाँ पे चाहिए 2 आवर्स, यहाँ पे चाहिए 1.5 आवर और यहाँ पे चाहिए 0.8 आवर और अपने पास टोटल 4000 आवर्स है। ठीक है, बताओ इक्वेशन। 2x1 plus 1.5x2 plus 0.8 x3 less than equal to 4000। वैसे ही सपोज अनस्किल्ड लेबर है, वो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए चाहिए 1 आवर और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए चाहिए सपोज 0.5 आवर, सी के लिए नहीं चाहिए, टोटल अपने पास 3000 आवर्स है। तो बताओ अनस्किल्ड 1x1 0.5x2 लेस देन इक्वल टू 3000। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 के जगह पे तुम लोग को 8000 दिया। अब तुम लोग को पता है कि स्किल्ड में आवर्स ज्यादा चाहिए और अपने पास 4000 ही है, अनस्किल्ड में आवर्स कम चाहिए और उससे डबल आवर्स अपने पास है, यानी कि ये कंस्टेंट ही नहीं है। लेकिन ये कंक्लूजन तुम लोग को ड्रॉ नहीं करने का, तुम लोग को इक्वेशन में डाल देने का। एलपीवी खुद डिसाइड करेगा ये कंस्टेंट है या नहीं। तुम लोग अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है, यानी कि आप थ्रूपुट और बाकी चैप्टर को मिक्सअप मत करना कि ये देख के समझ में आ रहा है कि ये कंस्टेंट नहीं है तो क्यों लिखे, मार्क्स कट होगा। ठीक है, तुम लोग का एनालिसिस अभी नहीं करना है, अभी जो भी एनालिसिस करना है वो एलपीपी को करना है। तुम लोगों से भी उसको इक्वेशन बता के छोड़ देना है। ठीक है, वैसे ही सेम वे सपोज मशीन का लेते हैं, मशीन एक्स, ठीक है, उसका 1.5 आवर, 4 आवर्स और 6 आवर्स चाहिए, टोटल 8000 आवर्स है। ठीक है, या फिर कोई एक जगह का निकाल देते हैं। चलो अभी दोनों को आइडिया तो आ गया कि क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे दोनों को दिया मशीन एक्स का, तो इक्वेशन क्या बनेगा 4x2 6x3 लेस देन इक्वल टू 8000। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट का मिनिमम प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम प्रोडक्शन। तो ये बोल रहा है कि इसका 3000 रेट तो बनना ही चाहिए, इसका बनना चाहिए 4000 यूनिट और इसका बनना चाहिए 4500 यूनिट। ठीक है, ऐसे तुम को बोला है मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ ए बी एंड सी 3000 4000 4500। अब ऑब्वियसली ये केस पे तुम को टोटल नहीं बताएगा, जैसे बाकी सब में क्या हो रहा था कि वो लोग टोटल बता रहे थे कि टोटल 8000 है, 3000 है, 4000 है वगैरह, इक्वेशन बनाना इजी होगा। तो अब ये केस पे इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो बोलते कि मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ ए शुड बी 3000, बी का 4000 और सी का 4500। ओके, तीनों को कंबाइन नहीं करेंगे, 3000x1 प्लस 4000x2। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ए का मिनिमम 3000 बना और ए का क्वांटिटी हमने कितना बताया, तो हम लोग बनाने वाले x1, यानी कि x1 का जो भी आंसर आएगा वो 3000 से ज्यादा या 3000 का इक्वल एटलीस्ट आना चाहिए। अगर एलपीपी ने पूरा आंसर सॉल्व किया और लास्ट वालों का आंसर दिया कि x1 इक्वल टू 2500, तो ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपन उसको बता रहे, यानी कि कॉम्प्यूटर प्रोग्राम है, ये कॉम्प्यूटर प्रोग्राम को अपन बता रहे कि देख तू जो भी x1 का आंसर देगा ना वो 3000 या फिर 3000 से ज्यादा दे, 3000 से कम मत दे, क्योंकि मिनिमम 3000 अपने को बनाना कंपलसरी। ठीक है, तो मिनिमम प्रोडक्शन उसमें प्रोडक्ट ए का, ठीक है, x1 शुड बी मोर देन और इक्वल टू 3000। प्रोडक्ट बी का x2 है, x2 शुड बी मोर देन इक्वल टू 4000 और x3 शुड बी मोर देन इक्वल टू 4500। आया समझ में। चलो अभी नेक्स्ट वो बता रहा है
कि मार्केट डिमांड कितना है, मार्केट डिमांड, तो इसका 8,000 यूनिट है, इसका 10,000 है और इसका 12,000। इसका क्या मतलब हुआ मार्केट डिमांड का? मैक्सिमम। इससे ज्यादा बना के फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बनाओगे मार्केट में सेल नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट डिमांड के लिए मैक्सिमम कितना तुम लोग को यूनिट बनाना है, मैक्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए का कितना बनाना है, x1 लेस देन या मोर देन, लेस देन इक्वल टू 1000। बी का x2 लेस देन इक्वल टू 10 और सी का x3 लेस देन इक्वल टू 12,000। ठीक है, अब ये एक बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ बी should be at least twice of production of C. Production of B should be at least twice of production of product C. ठीक है, B का प्रोडक्शन should be at least twice the production of product C. तभी क्या बनेगा इक्वेशन? B greater than or equal to 2x. 2x. बोलो। Equal to B3. Okay. X3 equal to x3 more than equal to b का 2x2. 2x3 greater than equal ओके, सबसे पहले वो लोग बोले कि बी का प्रोडक्शन कितना रहना चाहिए, तो बी का प्रोडक्शन इज x2। x2 कितना रहना चाहिए, तो बोले कि एटलीस्ट ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी। सी का एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि सी कितना है x3, x3 का ट्वाइस एटलीस्ट, यानी कि उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, उससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा। आया समझ में? नहीं, मैं ऐसा कहा कुछ बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो शांत बैठा हूँ। एक एक नंबर का गेम खेल लो, चलो। एक प्रोडक्ट बी का ले लो, एक प्रोडक्ट सी का ले लो। सपोज सी का 1,000 यूनिट बनाया, तो बी का कितना बनाना पड़ेगा? 2,000। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, x2 यानी कि बी। ठीक है, ट्वाइस x3। ठीक है, तो ये x3 1,000 है, तो 1,000 का डबल 2,000। ठीक है, x2 कितना रहना चाहिए, 2,000 या मोर देन 2,000। तो इक्वेशन बराबर बैठा है। समझा? जब भी डाउट आएगा कि तुम लेस देन का साइन डालो या मोर देन का साइन डालो, ठीक है, तो वो टाइम पे कोई भी एक नंबर एज्यूम करके उसको वेरीफाई कर लेगा कि वो आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 2,000 से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, x2 कैन बी मोर देन 2,000। ठीक है, तो जितना भी x3 है उससे डबल। पता चला? Okay. तो ये सब तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। अब ये कंस्ट्रेंट्स हो जाने के बाद मीन्स ये मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब बनाया, इतना बड़ा सब एग्जाम में नहीं आता, 3 या 4 कंस्ट्रेंट मैक्सिमम आता है, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो। ठीक है, इतने सारे कंस्ट्रेंट नहीं आते। अब इसका जो मीन्स
कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने को बताना था कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ऑब्वियसली अभी एआई आया, पहले एआई नहीं था। अपने को जो भी कंप्यूटर को बताना था वो कोडिंग के लैंग्वेज में बताना था, तो ये अपन कोडिंग के लैंग्वेज में उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया। अब कंप्यूटर इसका आंसर निकालने को ट्राई करेगा और वो आंसर निकालेगा और वो अपने को बताएगा कि x1 x2 x3 कितना बनाओ और उस पर प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो कभी कभी ना ये बहुत वियर्ड आंसर देता है। वो बोलता है कि x1 का सपोज फॉर एग्जांपल मिनिमम 3000 है, मैक्सिमम 8 है, तो बोल रहा है कि x1 का 6000 रेट बनाओ। उन्होंने लगा ठीक है चलो बनाते। x2 का सपोज 4 और 10 के बीच में बनाना था, सपोज वो बोले कि 5000 बनाओ। हमने बोला कि ठीक है बनाते। अब यहाँ पे तो हमने कंडीशन डाला कि मिनिमम 4500 है सी का, लेकिन अगर ये कंडीशन रहता ही नहीं मिनिमम का, तो वो दोनों को बोलेगा कि x3 का -4000 रेट बना। दोनों देखे अरे माइनस पे कैसे बना है, या तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा या तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव थोड़ी बन सकता है। तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, तुम लोग उसको बोलोगे ना वो उतना ही काम करेगा, वो अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करता। एआई अभी आया है, ये चैप्टर पहले ही आ चुका है, तो अपन पुराना सीख रहे हैं। एआई के बाद में अभी शायद से ये अभी चेंज हो जाएगा। ऐसे तो इक्वेशन ही बनाने का, चैट जीपीटी पे डालने का, ये प्रॉब्लम है वो आंसर देगा, ठीक है, इक्वेशन वगैरह बनाना नहीं है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे एआई इन्वॉल्व नहीं है, तो अपने को इसको मैन्युअली बताना पड़ेगा कि देख भैया, तो जो भी हम लोग का आंसर बताएगा ना x1 x2 x3 का, वो पॉजिटिव बता या जीरो बता। क्वांटिटी नेगेटिव में हम लोग नहीं बना सकते, क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो आएगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, तो अपने को बोलना पड़ेगा कि x1 x2 x3 वैल्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आंसर या तो 0 दे या तो पॉजिटिव दे, नेगेटिव मत दे। आया समझ में? ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मुलेशन का पार्ट। तो पहले अपने को वेरिएबल्स असाइन करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव बताना है कि मीन जेड है या मैक्स जेड है, और उसके बाद में कंस्ट्रेंट लिख के विदाउट फेल, ये कोई भी सबने बोलेगा कि नॉन नेगेटिविटी लिखो, लेकिन ये अपने को पता रहना चाहिए कि ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ये नहीं लिखा तो 1 मार्क जाता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिविटी, ये 3 पार्ट है, और वेरिएबल्स डिफाइन करने का पहले ही, यानी कि टोटल 4 पार्ट में अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये चैप्टर सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपन सीख रहे, तो इस पे अगर तुम बोलोगे सर आपने आंसर तो बताया नहीं कि एबीसी का फाइनल आंसर क्या है, तो वो ये चैप्टर नहीं बताएगा। अब ये प्रॉब्लम लेके अपने को जाना पड़ेगा तो ग्राफिक के पास या तो सिंप्लेक्स के पास, वो उसका आगे का आंसर निकालेगा। वो अपना लैंग्वेज नहीं समझता है, उसको मैथ्स का ही लैंग्वेज समझ में आता है, तो पहले हमने मैथ्स के लैंग्वेज में प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया। अब ये मैथ्स वाला जो प्रॉब्लम है वो ये दोनों को दे देने का, वो लोग उसको सॉल्व करेंगे और वो लोग अपने को x1 x2 x3 का आंसर बताए। आया समझ में? ठीक है, तो ये वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में, और रियल में इसका साइंटिस्ट से लेके जो बड़े बिजनेस हाउसेज है ये सब लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसी का ही एडवांस पार्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया। जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ना, वो भी एक एलपीपी है। कौन से कंपनी को कौन सा जॉब असाइन करे, कौन से एम्प्लॉय को कौन सा मशीन असाइन करे, वो भी अपने लाइफ का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बोलते हैं स्पेशलाइज एलपीपी प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए क्या अलग हमने चैप्टर बना दिया, उसका आंसर निकालने का वे ग्राफिका सिंप्लेक्स नहीं आ रहा है, वो अपन जो हंगेरियन मेथड सीखा उसमें वो अपन अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन वो भी स्पेशल टाइप ऑफ एलपीपी है, और उसका भी आंसर ये 2 मेथड से नहीं आ रहा है, उसका आंसर अपन यूवी मेथड वगैरह से अपन फाइंड करते हैं, लेकिन सब एप्लीकेशन एलपीपी का ही है। ठीक है, यानी कि बेस जो पार्ट है वो एलपीपी है। अब अपने को ये जो ओआर का जो सब्जेक्ट, ओएम का जो पार्ट है कॉस्टिंग में, ये अपने को सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल में नहीं है। अब ये सबका है ना मैथमेटिकल प्रूफ भी आता है, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो अपन स्टेप फॉलो किया, ठीक है, पहले रो मिनिमा कॉलम मिनिमा, हमने स्टेप फॉलो करना सीखा, लेकिन स्टेप कैसे काम करता है, नंबर्स, सबसे छोटा नंबर पूरे रो से माइनस करो तो नया मैट्रिक्स बना। अब पुराना मैट्रिक्स और नया मैट्रिक्स सेम कैसे रहेगा जब अपन नंबर ही चेंज कर दिया। चलो अभी आज तुम लोग का ही काम ज्यादा रहेगा, मेरा काम कम रहेगा। रास्ता बता दिया, अभी चलना तुम लोग को है। मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, वो क्वेश्चंस
तुम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। देखो क्या बता रहा है, a company produces products P, Q and R from three raw materials A, B and C. 1 unit of product P requires 2 units of A, 3 units of B. A unit of product Q requires 2 units of B and 5 units of C, and a unit of 1 unit of R requires 3 units of A, 2 units of B and 4 units of C. The company has 8 units of material A, 10 units of B, 15 units of C available to it. Profit per unit of product P, Q and R are 3, 5 and 4 respectively. Formulate the problem mathematically. अब ये पैराग्राफ फॉर्म जब भी देंगे ना, तो सबसे पहला काम ये करने का कि इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक गाइडलाइंस याद रखना, जो भी तुम लोग x1, x2, x3 गिनने वाले हो ना, वो तुम लोग के कॉलम के हेडिंग में जाना चाहिए। और x1, x2, x3 क्या गिनोगे, तो तुम लोग जो प्रोडक्ट का क्वांटिटीज है, फिनिश गुड्स, उसका जो क्वांटिटी है उसका x1, x2, x3 गिनोगे, रॉ मटेरियल को कभी नहीं गिनोगे। तो जो प्रोडक्ट का नाम है ना, वो ऑलवेज कॉलम के हेडिंग में जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी है, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन वगैरह जो भी रहेगा, वो सब तुम लोग के रो वाइज लिखना है, ठीक है। अगर तुम लोग को टेबल उल्टा दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। 4 में भी देखो, पी क्यू आर का प्रॉफिट नीचे लास्ट टाइम में दिया है 3 रुपीज, 5 रुपीज, 4 रुपीज, तो ये टेबल बराबर दिया है। लेकिन ऐसे एक समय आया था जहाँ पे वो लोग ने टेबल दिया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग को दिया चेयर का टाइप ABC, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके दिया। तो अपने को कॉलम के हेडिंग में ABC चाहिए और रो वाइज 1 2 3 चाहिए। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है कि बच्चे लोग अगर टेबल को कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो लोग ऐसे इक्वेशन बनाते हैं 2x1 + 4x2 + 3x3 लेस और इक्वल टू जो भी रहेगा, तो पूरा गलत हो जाता है। आया समझ में? जहाँ पे तुम लोग को रो वाइज इक्वेशन फॉर्म करना है, वहां पे तुम लोग बाय मिस्टेक कॉलम वाइज बना दोगे, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए तुम लोग को ऑलवेज टेबल के हेडिंग में प्रोडक्ट का नाम चाहिए, जिसका x1, x2, x3 गिन रहे हो, वो टेबल के कॉलम्स में रहना चाहिए। तब यहाँ पे PQR ये फिनिश गुड्स है, तो इसका टेबल अपने को बनाना पड़ेगा। और ABC अपना रॉ मटेरियल्स है, वो रो वाइज जाएगा, PQR कॉलम वाइज जाएगा, ठीक है। एकदम रेयर सिचुएशन में अगर कोई ऐसा समय है कि जिसपे सब कुछ बहुत अच्छे से दिया पैराग्राफ में, तो वहां पे टेबल एग्जाम में नहीं बना तो भी चलेगा, टेबल का मार्क्स नहीं, वो अपन अपने पर्पस के लिए बना रहे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा अपने लिए बना रहे तो अपने हिसाब से वो बना सकते हैं। तो PQR ये प्रोडक्ट्स है और एक टोटल का कॉलम। और हम बोल रहे हैं कि 3 रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल A, B, C, कितना कितना चाहिए, तो वो लोग बता रहे हैं कि P रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ A का 2, ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ B। अब मैं ये कहाँ पे लिखूं, 3 यहाँ पे लिखो कि नीचे लिखो, नहीं, वो लोग P के लिए बताओ। तो P को A चाहिए 2, B चाहिए 3। A unit of Q requires 2 units of B, B का 2 यूनिट, एंड 5 यूनिट्स ऑफ C, C का 5 यूनिट। 1 unit of R requires 3 units of A का 3, 2 units of B का 2 एंड 4 units of C का 4, ठीक है। आगे क्या बता रहे कि द कंपनी हैज 8 यूनिट्स ऑफ मटेरियल A का 8 यूनिट टोटल है, 10 यूनिट्स ऑफ B एंड 15 यूनिट्स ऑफ C अवेलेबल, ठीक है। प्रॉफिट पर यूनिट P का 3, 5 एंड 4, ये प्रॉफिट। अब इसके हिसाब से अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। यानी कि जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया वो दोनों को नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव पहले सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव से पहले डिसीजन वेरिएबल्स क्या आएगा, x1 x2 किसको गिनोगे,
तो दोनों को लिखने का कि लेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट P इक्वल टू x1, क्वांटिटी ऑफ Q इक्वल टू x2, क्वांटिटी ऑफ R इक्वल टू x3। ठीक है, वो पहले दोनों को लिखना पड़ेगा। तो डिसीजन वेरिएबल्स, लेट क्वांटिटी ऑफ P, Q एंड R इक्वल टू x1, x2 एंड x3। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सेट करो, प्रॉफिट दिया है तो मैक्स आएगा कि मीन आएगा? मैक्स आएगा। तो मैक्स जेड इक्वल टू प्रॉफिट्स लोगे 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? तो पहला है रॉ मटेरियल ए। ठीक है, क्या लिखोगे? 2x1 प्लस 3x3 शुड बी लेस और इक्वल टू 8। बी का 3x1 2x2 2x3 लेस और इक्वल टू 10। सी का 5x2 4x3 लेस और इक्वल टू 15। तीन ही कंस्टेंट था, वो कवर हो गया। अभी नॉन नेगेटिविटी, x1 x2 x3 मोर देन इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकल एक और वे है लिखने का, उस पर ऐसे लिखा जाता है xi मोर देन इक्वल टू 0। अब i क्या है? तो i है x1 x2 x3, यानी कि i इक्वल टू 1 2 3। आया समझ में? ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखने का, तुम लोग को इसमें नहीं जाने का। ये क्यों बताया? सजेस्टेड आंसर वगैरह चेक करोगे तो उस पर लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं, तो देख के डर मत जाना, तुम लोग सीधा सीधा सभी का नाम लिख के आना। कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये सब फॉलो करने का, बाकी नहीं। चलो, अभी जो सम्स में बता रहा हूँ वो ऑर्डर में ही तुम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। पहले क्वेश्चन नंबर 4 लो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 8, हाँ 7 के बाद 8, इलेवन, 14, 15, 16, 22, 21, 9, 10, 12, 13। हाँ, तो ये जो बताया ये ऑर्डर में ही सम सॉल्व करना, बीच पे से मत लेना। और अगर नहीं जमा तो उसको छोड़ के सीधा आगे निकलो। ठीक है, एक ही सबको लेके बैठे मत रहना कि अभी ये जब तक नहीं होगा तब तक आगे का सब नहीं करेंगे। जितना जम रहा है उतना सॉल्व करके आगे निकल के जाओ। ठीक है, तुम लोग को 10:30 तक का टाइम, हाफ एन आवर में इतने सम करना है।
चलो स्टार्ट होता है। चलो लाइन से तुम लोग ही बताओ कौन कौन सा था फायदा। ABCD profit 5739 respectively. The first of a material limited 800 kg is required by ABCD 4382 4382 यानी कि 4x1 plus 3x2 8x3 2x4 less or equal to 800. Max Z 5x1 7x3 sorry x2 3x3 9x4. ठीक है। Second type of material 1x1 plus 2x2 plus 0x3 plus 1x4 less or equal to 300. ठीक है। Machines 500 hours available है। 8x1 plus 5x2 0x3 4x4 less or equal to 500. Labor 3x1 plus 2x2 1x3 plus 5x4 less or equal to 900. नहीं लिखना, मैं भी वही पॉइंट पे आ रहा था। अब जो लोग का मैथ्स वीक है वो जीरो लिख के आना चलेगा, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी बेस है मैथ्स का वो लोग जीरो जो है जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग तो जीरो ही होगा, तो वो लिखने का ही नहीं। ठीक है। वन भी लिखना नहीं है, बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट वन ही रहता। ठीक है। तो अगर 1x2 रहेगा तो सिर्फ x2 लिखने का। 1 लिखा तो अपना नॉलेज वापस शो ऑफ होगा, 0 लिखा तो ज्यादा ही हाईलाइट होगा। ठीक है, वैसे तो वैसे है। और मैं x1 x2 x3 x4 मोर देन इक्वल टू 0। हाँ ये यहाँ पे है ना लिखा, नॉलेज हाईलाइट होगा। हाँ तो ठीक है। चलो नेक्स्ट वन कौन सा है? 8. A manufacturing firm produces two products A and B. Each product must be processed through two different machines. One machine is 12 hours, second is 8 hours. Available capacity. Product here requires 2 hours time on both the machine. Each product of B requires 3 hours in first and 1 hour in second. Incremental profit 6 and 7. So max Z equal to 6x1 plus 7x2 subject to 2x1 plus 3x2 less than equal to 12. 2x2 plus 1x3 sorry x2 2x1 plus 1x2 less than equal to 8. ठीक है। Next 11. 4 products are processed successfully on 2 machines. The manufacturing time in hours per unit. The total cost of producing each product is based directly on the machine time. Assume the cost per hour of machine 1 and 2 are 10 and 15 respectively. The total hours budgeted for all the products on machine 1 and 2 are 500 and 380. The sale price of the product 1, 2, 3, 4 are 80, 90, 60, 50. Formulate the problem to maximize the total profit. निकाला? क्या बात है। ओके तो 2, 3, 4 ये देखो, ये तो तुम लोग को दिया हुआ है, इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को?
अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सबने क्लियरली हिंट दिया है लास्ट लाइन में कि ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर तुम लोग सेल्स को ऑब्जेक्टिव में लेके गए तो तुम लोग का आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स से मिलेगा। सबने क्लियरली डिफाइन किया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो लाइन नहीं भी लिखा रहेगा तो ये ध्यान में रखना, जब भी सेल्स और कॉस्ट दोनों दिया तो तुम्हारा दो ऑब्जेक्टिव सेट होता है। कॉस्ट को कम करना यानी कि मीन जेड, और सेल्स को बढ़ाना यानी कि मैक्स जेड। एक समय दो ऑब्जेक्टिव दे नहीं सकते, तो दोनों को कंबाइन करना है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। आया समझ में? तो अगर ये नहीं भी दिया रहेगा प्रॉफिट वाला लाइन तो दोनों को प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भी प्रॉफिट कैसे आएगा? तो पहले का 80 माइनस 2 आवर्स इंटू 10 माइनस 3 आवर्स इंटू 15। ठीक है, ये पहले का प्रॉफिट है। एक यूनिट को 2 आवर्स लगता है, एक आवर का 10 रुपीज। एक यूनिट को 3 आवर्स लगता है, एक आवर का 15 रुपीज। ठीक है, तो ये 20 प्लस 45 यानी कि 65। 80 माइनस 65 15 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ समझ में? ठीक है, वैसे भी दूसरे का 90 माइनस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15। 30 30 60 यानी कि 30 का प्रॉफिट आएगा। वैसे तीसरे का आएगा 60 माइनस 4 इंटू 10 1 इंटू 15। तो 15 और 40 55, 5 रुपए का प्रॉफिट। 50 माइनस 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 रुपया, और ये 30 रुपया 32 यानी कि 18 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अब मैक्स जेड आएगा 15x1 30x2 5x3 और 18x4। ठीक है, सब्जेक्ट टू पहला मशीन 1 का 2x1 प्लस 3x2 4x3 0.2x4 लेस देन इक्वल टू 500। और मशीन 2 का 3x1 2x2 1x3 2x4 less than or equal to 380। xi more than or equal to 0 where I equal to 1 to 4, या फिर लाइन से सब x1 x2 x3 x4 more than or equal to 0। समझा? कितने लोग का राइट हुआ ये? राइट हुआ। अच्छा, 11th। कौन सा अभी नेक्स्ट? 14। 8 मार्क के लिए आया था।
हो गया ना? चलो 14 क्या बोल रहा है? In processing industry, two products A and B are made involving two operations. A, B finished goods. The production of B also result in a byproduct C. एक बाय प्रोडक्ट बनता है कि जो B का बाय प्रोडक्ट है. बाय प्रोडक्ट बोला तो जब B बनेगा तो भी C बनेगा. तो उसमें ऑप्शन नहीं है कि तुम लोग को सिर्फ C बनाना है, C बनाओ, सिर्फ B बनाना है, B बनाओ. जब ये B बनाओगे C बनेगा ही. उसको रखना है रखो, फेंकना है फेंको, तुम लोग जो करना है करो, C बनने ही वाला. ठीक है. The product A can be sold at a profit of 3 per unit, B at a profit of 8 per unit. Byproduct C is a profit of 2 per unit. 3, 8 और 2. The forecast shows up to 5 units of C can be sold. Max demand. C का 5 यूनिट है. The company gets 3 units of C for each unit of B produced. Company gets 3 units of C for each unit of B. For each B, 3 units of C. ये बनता है. The company, the manufacturing times are 3 hours per rate of A on each operation 1 and 2. तो ऑपरेशन 1 and 2 करके है. दोनों में 3 hours लगता है. And 4 and 5 hours per rate of B. 4 and 5 hours respectively, because the production result from producing B, no time is used for producing C. C के लिए time नहीं चाहिए separate. Available times are 18 hours, 21 hours. The company desire to know how much of A and B should be produced, keeping C in mind to make the highest profit. अब इस पे अपन बनाने वाले से फेवर B, C ऑटोमेटिकली बनता है. तो A का क्वांटिटी X1, B का क्वांटिटी X2 और C का क्वांटिटी कितना. तो बोल रहा है कि जितना भी B बनाओगे ना उसका 3 टाइम्स C बनता है. यानी कि C का अगर B का अगर X2 बना रहे तो C का कितना बनेगा. तो बनेगा 3x2. C का x3 करके अज्यूम मत करो. ठीक है. तो 3x3, 3x2. ठीक है. क्वांटिटी ऑफ B इंटू 3 टाइम्स. ठीक है. अब पहला है प्रॉफिट. तो उसके लिए मैक्स Z 3x1 टू 8x2. ठीक है. और C का क्वांटिटी कितना है. तो 3x2 है. तो 3x2 इंटू हर यूनिट का 2 रुपए का प्रॉफिट. यानी कि ये हो जाएगा 6x2. ठीक है. तो 8 + 6 14 करके लिखा तो भी चलेगा. बराबर. यहाँ पे x2 है ना, यहाँ पे भी x2 ही है. सब्जेक्ट टू पहला 3x1 + 4x2 ≤ 18. 3x1 + 5x2 ≤ 21. ठीक है. इस पर अपन फंसेंगे कहाँ पे. जहाँ पे अपने को ये बताएं. अपने को C को भी x3 करके गिनना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा. ये वाला कंडीशन अपन नहीं बता पाए. ठीक है. तो अपन इसको x3 करके पकड़ते हैं. x3. तो अभी क्या होगा. पहला तो यहाँ पे 6x3. 6 कहाँ से है. 6 नहीं 2x3. ठीक है. ये एक हो गया. ऑपरेशन टाइम हमने कंस्टेंट में ले लिया. अब ये क्या बोल रहा है कि C का प्रोडक्शन कितना रहेगा. तो B के प्रोडक्शन का 3 टाइम्स. B का प्रोडक्शन कितना है x2. ठीक है. तो C का प्रोडक्शन x3 है.
तो मैं क्या लिखूं? मैं दो ऑप्शन देता हूँ, x3 इक्वल टू 3x2 और x2 इक्वल टू 3x3। पहला वाला या दूसरा वाला? बोलो बोलो जल्दी। फर्स्ट या सेकंड? एक कोई भी क्वांटिटी का एग्जांपल दो, सपोज बी तो उन्होंने 5 यूनिट बनाया, तो सी कितना बनेगा? 15। तो अगर दोनों को बीच पे इक्वल टू डालना है, ठीक है, दोनों के अगर इक्वल टू डालना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं या इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 15 इक्वल होगा ना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इक्वल टू 45 हो जाएगा। दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तभी ये दोनों इक्वल होगा। तो ये 5 के जगह पे क्या है? x2। 15 के जगह पे क्या है? x3। तो 3x2 इक्वल टू x3। 3x2 इक्वल टू x3। पहला वाला राइट है। समझा? अगर ये लिखोगे ना, तो इसका मतलब कि जितना c है उसका 3 गुना b बन रहा है। अभी ये उसके 3 गुना सी। हाँ, b का 3 गुना c बनता है, ठीक है। तो x3 इक्वल टू 3x2। आया समझ में? ये तो ना का किसके लिए? क्वांटिटी ऑफ c के लिए, ठीक है। अब दूसरा वो क्या बोल रहा है कि c का जो मैक्सिमम डिमांड है वो 5 यूनिट का ही है। तो मैक्स डिमांड बोला यानी कि x3 लेस देन इक्वल टू 5, मोर देन नहीं। 5 से ज्यादा बना तो 5 से ज्यादा बिकता ही नहीं है वो, तो या तो 5 बनाओ या तो कम, 5 से कम बनाओ। आया समझ में? ठीक है। लास्ट पे नॉन नेगेटिविटी x1 x2 x3 मोर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर x3 मोर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा, अभी मैं थोड़ा सा वापस मैथ्स पे जा रहा हूं, नहीं समझा तीनों लिख के आने का। लेकिन अगर मैं x3 मोर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखता हूं तो भी चलेगा। क्यों? लास्ट वाले में x3 का नाम नहीं लिखा मोर देन इक्वल टू 0 में, तो भी चलेगा, क्योंकि x3 कितना है? x2 का 3 गुना है, ठीक है। तो अगर x2 पॉजिटिव है तो x3 पॉजिटिव आना ही है, तो उसको पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं। मैथमेटिकल लिखा मीन्स उतना माइंड चलाने का नहीं, लिख के आ जाने का, लेकिन मैथमेटिकल में वो नहीं लिखा तो भी चलता। पता चला? अच्छा समझता ये। हो गया ना? चलो अभी 15। An electronic firm is undecided as to most profitable mix of its product. The product which are manufactured now are transistor, resistors, and carbon tubes with profit of 100, profit per 100 unit of 10, 6 and 4 respectively. 100 यूनिट पे 10, 6 और 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो अपन जो भी एज्यूम करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 100 में एज्यूम करने का, ठीक है। या फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक यूनिट का 0.1, 0.06 और 0.04, ठीक है। अगर आगे सब इन हंड्रेड में दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे वैसे रखो। हाँ, तो फिर जैसे वैसे रखो, लेकिन अगर आगे एक एक यूनिट का दिया और ऊपर 100 यूनिट का दिया, तो कोई तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन प्रॉपर बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हो? टू प्रोड्यूस द शिपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर कंटेनिंग 100 यूनिट रिक्वायर 1 hour ऑफ इंजीनियरिंग, 10 hours ऑफ डायरेक्ट लेबर, 2 hours ऑफ एडमिन।
ओके तो अपने प्रोडक्ट है ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कार्बन ट्यूब्स पर 100 यूनिट, वो लोग सब बता रहे। पहला बताया वो लोग ने प्रॉफिट 1064। दूसरा वो लोग बता रहे कि इंजीनियरिंग, डायरेक्ट लेबर और एडमिन, तीन चीजों का इंफॉर्मेशन दे रहे। ट्रांजिस्टर को 1 आवर इंजीनियरिंग, 10 आवर्स लेबर, 2 आवर्स एडमिन। रजिस्टर को 1, 4 एंड 2, और ये कार्बन ट्यूब्स को 1, 5 एंड 6, और टोटल 100, 600, 300 है। ये तो सिंपल हो गया, नॉर्मल समय। सिर्फ वो बड़ा बड़ा नाम वगैरह आया इस तरह से लगा। तो 10x मैक्स जेड 10x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3, क्योंकि ये सब कुछ इन मल्टीपल ऑफ 100 में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे वैसे ले लो। अगर ये 1 यूनिट का दिया रहता और ये 100 का दिया रहता तो कन्वर्ट करना ही पड़ता, क्योंकि x1 अपन नंबर ऑफ यूनिट एब्सोल्यूट नंबर्स में गिन रहे, इन मल्टीपल ऑफ 100 में नहीं गिन रहे। तो डिसीजन वेरिएबल जब भी लिखोगे ना, तभी दोनों को प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। लेट क्वांटिटी इन मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स फॉर प्रोडक्ट ट्रांजिस्टर इक्वल टू x1। समझा? डिसीजन वेरिएबल के टाइम पे वो इन मल्टीपल ऑफ 100 कवर कर लो। तो मैक्स जेड इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3, सब्जेक्ट टू पहला x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 100, 10x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 600, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 300। ठीक है, x1 x2 x3 मोर देन इक्वल टू 0। क्लियर? 8 मार्क का सम था ये भी। चलो नेक्स्ट कौन सा है? 16. A company makes two products A and B. The cost of producing one unit of A and B are 60 and 80 respectively. हाँ, cost of producing one unit of A and B are 60 and 80. As per the agreement, the company has to supply at least 200 units of B to its regular customer. यानी कि मिनिमम प्रोडक्शन आएगा B का 200. One unit of A requires one machine hour, whereas B has machine hours available evidently within the company. So machine hour A को चाहिए 1 hour, B के लिए अनलिमिटेड मशीन आवर्स है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट एक ही मशीन में नहीं बन रहा है। ए का मशीन अलग है, बी का अलग है। सिर्फ ए के मशीन का प्रॉब्लम है, बी के मशीन में अपने पास एक्सेस आवर्स है, जिसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एलपीपी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आप भगवान के पास अपने प्रॉब्लम लेके जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एलपीपी के पास अपने प्रॉब्लम लेके जाने का, जो प्रॉब्लम है ही नहीं वो लेके नहीं जाने का। ठीक है, तो बी का यहाँ पे कुछ कवर नहीं करना है। The total machine hours available for product A are 400 hours. One unit of A and B requires labor hours, 1 labor hour each. Total 500 hours are available. ओके, तो ये भी सिंपल है। कॉस्ट दिया है तो मीन जेड आएगा, तो मीन जेड इक्वल टू 60x1 प्लस 80x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू पहला x2 मोर देन और इक्वल टू 200। मिनिमम 200 बनाना है, कि 2 से ज्यादा बनाया चलेगा, उससे कम बनाया नहीं चलेगा। तो x2 मोर देन इक्वल टू 200, 1x1 लेस देन इक्वल टू 400, 1x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल टू 500, x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस पे भी अगर x2 मोर देन इक्वल टू 0 कवर नहीं किया ना चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 200 बनाना ही है। अब 200 से ज्यादा बना तो 0 से ज्यादा ही बनेगा ना, फॉर्मेटिंग के लिए अपन लिख के ही आने का। हाँ, उतना सोचने का ही नहीं वहां पे, ये सोचा तो गलत ही सोचेगा अपन, सही नहीं सोचेगा एग्जाम। चलो नेक्स्ट क्या है? 19 9।
A corporation produces two products. Profit is A is 60, B is 50. 60 or 50. Each must pass through two machines, P and Q. Product P requires 20 minutes of machine P. Product Product B requires 20 minutes on machine B P. कैसे मस्ती करे ना वो लोग अपने साथ, पहले बी का बता रहे जानबूझ के. एंड 5 minutes on machine Q. Product A requires 10 minutes on machine P and 8 minutes on machine Q. Machine P is available for 5 hours and Q is available for 3 hours. At least 2 units of A and 5 units of B each day बनाना है. Minimum production 2 and 5. तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो मैक्स जेड 60x1 प्लस 50x2 subject to 10x1 plus 20x2 less or equal to 5. सीधा सीधा है ना, क्यों करना है? हर सब में यही तो करते हैं अपन. यहाँ पे ये मिनट्स में है, ये दोनों का टोटल मिनट्स आएगा और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं आवर्स. इसको 5 आवर इंटू हर आवर का 60 मिनट, तो 300 मिनट अपने पास है. ये ज्यादा इजी रहेगा. इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. तो 10 by 60, 20 by 60 less or equal to 5. वैसे तो ऑलवेज आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने का वो ज्यादा इजी रहता है. यहाँ पे भी 8x1 5x2 less or equal to 3 into 60 180. ठीक है. और x1 more than equal to 2, x2 more than equal to 5. यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी लिखने की जरूरत है क्या? जो 2 से बड़ा रहेगा 5 से बड़ा रहेगा वो 0 से बड़ा ही रहेगा ना. एक्चुअली इसको जरूरत नहीं है लेकिन लिख के आने का, पार्ट ऑफ आंसर. आया समझ में? इस पे अगर बच्चा ऐसे ही लिख के आया तो बाद में सोचेगा कि उसको मार्क्स मिलेगा आवर्स में और आएगा मिनट्स में. हो गया. चलो नेक्स्ट बताओ. To make 1 minute of product A, it requires 3 minutes in department 1, 1 minute in department 2. ये पॉइंट समझाना तुम लोग को प्रॉपरली कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, ए का क्वांटिटी बी एटलीस्ट एज लार्ज एज बी, यानी कि जितना बी है उतना एटलीस्ट ए रहना चाहिए. यानी कि उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, उससे कम रहेगा नहीं चलेगा. तो ए का क्वांटिटी इज x1, x1 का क्वांटिटी शुड बी आइदर इक्वल टू x2 और मोर देन x2. चलो नेक्स्ट कौन सा है? 12th sum. A manufacturer of line of patent medicine is preparing a production plan of machine A and B. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सबको 12 को.
ए और बी है, production plan for A and B, there is sufficient ingredient available to make 20,000 bottles of A and 40,000 bottles of B, but there are only 45,000 bottles into which either of the medicine can be put. ये क्या बोल रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कफ सिरप बना रहा है, तो एक सपोज रेगुलर कफ सिरप है और एक ड्राई कफ का सिरप, तो वो बोल रहा है कि इंग्रेडिएंट कितना अवेलेबल है कि 20,000 बॉटल अपन ए का बना पाए, 40,000 बॉटल बी का बना पाए, ठीक है, लेकिन इंग्रेडिएंट है यानी कि कफ सिरप बना सकते हैं, लेकिन कफ सिरप को बॉटल में डालना है तभी जाके मार्केट में वो पहुंचेगा। वो जो एम्प्टी बॉटल्स है ना, वो अपने पास 45,000 है। तो कप सिरप बनाने का कैपेसिटी 20 और 40,000 का है, टोटल 60,000 बॉटल्स अपन बना सकते हैं, लेकिन एम्प्टी बॉटल्स ही 45,000 है, तो दोनों मिला के मैक्सिमम तो 45,000 बॉटल्स ही बनाओ। समझा? तो बीस हजार, 40,000, टोटल 45,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी। It takes 3 hours to prepare enough material to fill 1,000 bottles of A and 1 hour to prepare enough material to fill 1,000 bottles of B. Time for 1,000 bottles. A का 3 hours का टाइम लगेगा, B को 1 hour का टाइम लगेगा, and there are 60 hours available for this operation. ठीक है, the profit is 8 per bottle and 7 per bottle. तो देखो अभी सबसे पहले लेट क्वांटिटी ऑफ A इक्वल टू x1, B इक्वल टू x2। पहला वाला क्या बोल रहे हैं कि अपन A का 20,000 बॉटल भरेगा, उतना इंग्रेडिएंट अपने पास अवेलेबल, यानी कि उतना कप सिरप बनाने का कैपेसिटी अपने पास अवेलेबल, यानी कि A का क्वांटिटी 20,000 से ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है, तो x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20,000 रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्टी बॉटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। कप सिरप अपन 20,000 बॉटल भरेगा, उतना अपन बना सकते हैं। दूसरा, बी कितना बना सकते हैं? तो 40,000 बना सकते हैं, और ए प्लस बी मिला के कितना बना सकते हैं? 45,000 ही बना सकते हैं। अकेला ए 20 से ज्यादा नहीं, अकेला बी 40 से ज्यादा नहीं, और ए और बी मिला के 45 से ज्यादा नहीं। ये खाली बॉटल्स अपने पास 45,000 नहीं है। इतना समझा? तो यहाँ पे पहला गड़बड़ बच्चे लोग ये करके आते हैं 20,000 x1 प्लस 40,000 x2 लेजर इक्वल टू 45,000 करते, वहां पे गलत हो जाता। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 20,000 x1 प्लस 40,000 x2 लेजर इक्वल टू 45,000, तो वहां पे पहला गड़बड़ हो जाता है। क्लियर है? ये 20, 40 और 45 ये तीन अलग अलग कंडीशंस, तीनों को मर्ज नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा, वो क्या बोल रहा है कि बॉटल फिल करने के लिए 60 आवर्स उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। 1,000 बॉटल ए का भरने के लिए 3 आवर्स लगता है, और 1,000 बॉटल बी का भरने के लिए 1 आवर लगता है। अब जरा ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट ए के लिए पहले फाइंड करते हैं। 1,000 बॉटल्स के लिए 3 आवर्स का टाइम लगता है, तो अपन तो x1 बॉटल बनाने वाले ना, अपन 1,000 नहीं बनाने वाले, अपन कितना बनाने वाले? x1। तो 1,000 बॉटल को अगर 3 आवर्स लगता है, तो x1 बॉटल को कितना आवर्स लगेगा? 1,000 बॉटल को 3 आवर्स, तो अपन x1 बनाएंगे। वो x1 कितना रह सकता है? 5,000 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है।
अपने को आंसर भी तो पता नहीं, ठीक है। तो 1000 बॉटल को 3 आवर्स, तो x1 बॉटल्स को कितना आवर, तो 3x1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट बी, उसके 1000 बॉटल को 1 आवर का टाइम लगता है। अपन कितना बना रहे हैं, x2, तो x2 बॉटल्स के लिए कितना आवर लगेगा, तो 1x2 डिवाइड बाय 1000 आवर्स, और ये दोनों का मिला के टोटल आवर्स कितना है अपने पास, 60 आवर्स ही, समझा। तो आवर्स के हिसाब से 3x1 डिवाइड बाय 1000, ये आवर्स लग रहा है फॉर प्रोडक्ट ए, प्लस 1x2 यानी कि ऑब्वियसली 1 लिखना नहीं रहता, डिवाइड बाय 1000 आवर्स, ये अपने को आवर्स लग रहा है बी के लिए, और दोनों मिला के टोटल आवर्स 60 से कम आना चाहिए, मैक्सिमम 60 आवर्स ही है। तो बाय मिस्टेक ऐसे मत करना कि 3x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल टू 60, क्योंकि ये जो 3 आवर्स है ना, वो एक यूनिट का नहीं है, एक बॉटल का नहीं है, वो 1000 बॉटल का है, ठीक है। इसको दूसरे वे से तुम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 3 आवर्स अगर 1000 का है, तो एक बॉटल का कितना, तो 3 डिवाइड बाय 1000 इंटू कितना यूनिट अपन बना रहे हैं, x1, तो 3 डिवाइड बाय 1000 इंटू x1, तो यही आंसर आएगा। पता चला, ठीक है। तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, तो टाइम पर बॉटल, तो 3 डिवाइड बाय 1000, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1000। अभी अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 3 डिवाइड बाय 1000 इंटू x1, 1 डिवाइड बाय 1000 इंटू x2 लेस और इक्वल टू 60, तो दोनों को डायरेक्ट आ जाए। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, समझा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे जो क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 1000 में एज्यूम नहीं कर, जैसे वो एक सम आया था अपना पहला, मल्टीपल ऑफ 100 में था, तो सब कुछ मल्टीपल ऑफ 100 में ही था, उसको कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट अमाउंट एज्यूम किया है, और ये जो आवर्स है वो मल्टीपल ऑफ 1000 में, तो उसको पर बॉटल में कन्वर्ट करना पड़े। पता चला ना। अब इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो 0.003 आवर्स वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देने का चलेगा, क्योंकि वैसे भी अपन अभी इसका x1 x2 का आंसर नहीं निकाल। हाँ, अगर वो आंसर निकलना रहेगा तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है, अभी तो फॉर्मुलेशन ही चल रहा है, ठीक है। और लास्ट वन, x1 x2 मोर और इक्वल टू 0। क्या क्या
हाँ, वो अपना कॉमन मैक्स जेड। डन। अभी कौन सा है? अभी कितने बाकी रहे अपने जो दिए हुए थे उसको से? लास्ट। चलो 30। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। The advertising manager of Skylark Limited has budget of 2 lakh for the annual sales campaign of a particular year. The current advertising proposal is to promote baggies through two leading fashion magazines, Fashion Today and Look. The unit cost of ad in Fashion Today is 2000 and that in Look is 3500. Past experience shows that during the sales campaign, the company will need at least 25 ads to appear in Look. Fashion Today is a monthly magazine and not more than one insertion is desired in one issue. The expected effective readership for unit ad in Fashion Today is 40,000 and for Look it is 55,000. Formulate the suitable linear programming which will maximize the effective readership for the company's advertisement. तो
फैशन टुडे और लुक, ये दो मैगजीन्स पे लोग एडवर्टाइज देना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ एड वो लोग बता रहे हैं कि एक एड का जो कॉस्ट है वो 2000 है फैशन टुडे में, और इस पे है 3500, और जो कंपनी के पास टोटल बजट है वो फर्स्ट टाइम में दिया है 2 लाख। ठीक है। फैशन टुडे वो बोल रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट ड्यूरिंग द सेल्स कैंपेन द कंपनी विल नीड एटलीस्ट 25 एड टू अपीयर इन लुक। एटलीस्ट यानी कि मिनिमम एड, लुक में 25 मिनिमम एड आना चाहिए। फैशन टुडे इज अ मंथली मैगजीन and not more than one insertion is desired in one issue. ये ना बॉम्ब फेंक है। The effective readership Fashion Today 40,000 and Look 55,000. चलो देखो, सबसे पहले ये सब में ऑब्जेक्टिव ही समझ में नहीं आता। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव, एक पैसा बचाना तो मिनिमाइज कॉस्ट मीन्स एड, और दूसरा मैक्सिमाइज रीडरशिप तो वो मैक्स है। ठीक है, लास्ट टाइम तो लोगों को हिंट दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या सेट करो, तो फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिव रीडरशिप। तो वहां से समझ में आ जाएगा कि रीडरशिप को मैक्सिमाइज कर, कॉस्ट को कम करना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं। अब अगर वो लाइन नहीं लिखा रहेगा तो क्या करो, तो तुम लोग को पहले तो एडवर्टाइजमेंट का पर्पस, उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। लोग एडवर्टाइज क्यों करते हैं? पैसा बचाने के लिए नहीं, अपना रीच बढ़ाने के लिए। तो अगर तुम लोग पैसा बचाने का ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो एडवर्टाइज करने का कोई कंपलसरी नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा। मत करो, जीरो कॉस्ट। एलपीपी के पास क्यों जा रहे हो? मैं खुद ही आंसर दे देता हूँ, जीरो कॉस्ट, एड ही मत दो। ठीक है, तो ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा एडवर्टाइजमेंट वाले सम में। दोनों का ऑलवेज सम में ऑब्जेक्टिव रहेगा कि दोनों को रीच बढ़ाना है, ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है। ठीक है, तो सब में बोला है कि नहीं बोला है, ये ऑलवेज ऑब्जेक्टिव में सेट होगा। टीवी का ऐड आ सकता है तो व्यूअरशिप वर्ड यूज आएगा, या पे रीडरशिप करके वर्ड। ठीक है, कुछ भी हो, दोनों को समझना है कि ऑडियंस तक लेके जाना। ठीक है, तो पहला, लेट नंबर ऑफ एड in Fashion Today equal to x1, Look equal to x2। तो मैक्स जेड एक ऐड देने पे 40,000 लोग फैशन टुडे को रीड कर रहे। तो मैगजीन है, फॉर एग्जांपल ये मैगजीन है, ठीक है, सपोज ये वाले पेज पे अपना ऐड है, तो 40,000 लोग ये मैगजीन रीड करते, तो इसका मतलब कि 40,000 लोगों तक एक ऐड अपना प्रोडक्ट लेके जाएगा, और अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाए। ठीक है, तो 40,000 x1 प्लस 55,000 x2, एक ऐड से 40,000 तक जाएगा। तो अपन सपोज 5 ऐड दिया अलग अलग टाइम पे, ठीक है, तो 40,000 इंटू 5। अब इस पे ऐसे नहीं बोलने का कि जो रीडर है वो तो हर बार सेम ही रहेगा ना। अब जो मैगजीन रीड करता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये फैशन टुडे रीड करता हूँ, जनवरी का एडिशन आया वो मैंने खरीदा, फरवरी का एडिशन आया वो मैंने खरीदा, तो रीडरशिप तो एक ही रहा ना, एक ही बंदे के पास 2 मंथ में गया ना, नया बंदा थोड़ी आया कि मैं सिर्फ जनवरी में खरीदूंगा, ये फरवरी में ही खरीदेगा, तो अलग अलग लोगों तक जाएगा। समझा? वो अपन नहीं कर सकते, तो उतना यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपल 40,000 लोगों तक एक ऐड लेके जाता है, तो अपन x1 ऐड देंगे, तो 40,000 इंटू x1 लोगों तक ये ऐड जाएगा। पता चला? अभी सब्जेक्ट 2, बजट। ऑब्वियसली मुझे तो ये ऐड 40-50,000 लोगों तक लेके जाना है, हर पेज पे मेरा ऐड डाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन उतना पैसा देना चाहिए ना।
2 लाख ही अपने पास, एक ऐड का कॉस्ट 2000 और 3500 है, तो मैक्सिमम कितना ऐड दे पाएंगे वो अपने को लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट के हिसाब से एक ऐड का 2000 अपन x1 ऐड देंगे तो 2000 x1 का कॉस्ट जाएगा, जैसे अगर 10 ऐड दिया तो 20,000 कॉस्ट हो जाएगा, 10 इंटू 2000। और वैसे ही अगर यहाँ पे मैं x2 ऐड दे रहा हूँ तो 3500 x2 का कॉस्ट होगा, और ये टोटल कॉस्ट 2 लाख या उससे कम होना चाहिए क्योंकि बजट 2 लाख का ही है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि लूप में मिनिमम 25 ऐड देना पड़ेगा, इसका मतलब x2 मोर देन इक्वल टू 25, 25 से ज्यादा दिया चलेगा। अब वो जो लाइन है ना उसको इग्नोर करे, वो जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या है, वो बोल रहे हैं कि फैशन टुडे इज अ मंथली मैगजीन एंड नॉट मोर देन वन इंसर्शन इज डिजायर्ड इन वन इश्यू। यहाँ पे टेस्ट अपना एलपीपी का नहीं है, इंग्लिश का है। देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि फैशन टुडे मंथली मैगजीन है और एक इश्यू में एक इंसर्शन ही डिजायर्ड है, एक ही ऐड आएगा। यानी कि ऐसे नहीं कि सपोज पेज नंबर 20 पे अपना ऐड आया और मैं पेज नंबर 30 पे वापस ऐड आया, तो एक मैगजीन में एक ही ऐड आएगा और ये मंथली मैगजीन है, यानी कि पूरे साल में 12 एडिशन ही पब्लिश होगा, यानी कि अपन मैक्सिमम 12 ऐड ही दे पाएंगे, 12 से ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे। अभी ये भी कंपलसरी नहीं है कि अगर सपोज जनवरी से लेकर दिसंबर हर महीने मैगजीन पब्लिश हो रहा है तो अपन हर महीने पब्लिश कर अपना ऐड, कोई महीने में नहीं देना है तो मत दो, यानी कि नंबर ऑफ ऐड 12 से कम भी रह सकता है। लेकिन अगर अपन बोले कि 12 से ज्यादा ऐड देना है तो बोले कि एक मैगजीन में एक ही ऐड देने का, अरे मैगजीन ही 12 आ रहा है तो मैक्सिमम 12 ही दे पाओगे ना, 12 से दे ही नहीं पाओगे। इग्नोर नहीं करना है, मैक्स ऐड x1 लेस देन इक्वल टू 12, 12 से ज्यादा ऐड दे ही नहीं पाओ, ये वो लाइन का मीनिंग है। तो अगर तुमने उसको जनरल इंफॉर्मेशन एज्यूम किया तो मार्क्स भी जनरल ही मिलेगा। ठीक है, तो x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। मीनिंग इसका मेन समझना है कि लेस देन इक्वल टू 12 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मंथली मैगजीन है यानी कि पूरे साल में 12 उसका मैगजीन पब्लिश होगा और एक मैगजीन में एक ऐड ही वो लोग बोल रहे हैं, एक से ज्यादा ऐड नहीं देने का, तो मैक्सिमम 12 ऐड ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे। फॉर्मुलेशन का समय इसके लिए अपन ज्यादा सोच नहीं रहे, बाकी देखा जाए तो इसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम बचा ही नहीं। देखो कैसे, 2000 रुपये का एक ऐड है, अपन मैक्सिमम 12 देंगे तो 12 इंटू 2 24,000, अपने पास 2 लाख का बजट है तो 2 लाख में से 24,000 माइनस किया तो 176 अपने पास बाकी है। एक ऐड 3,500 का है, दूसरा वाला, तो डिवाइड बाय 3,500 कितना ऐड दे पाएगा? हाँ, डिवाइड बाय 174 डिवाइड बाय 3,500, 176 डिवाइड बाय 3,500, 50 आए। दोनों बोल रहे कि 25 मिनिमम दे रहे हैं तो अपन तो डबल दे रहे हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, अपने पास क्यों आ रही है भाई सर, दे दो। एग्जाम में सब सोचने का नहीं है, वरना कॉम्प्लेक्स करके आओगे सब।